विधवा सास की तड़प। मधु को आवाज़ देते हुए विवेक बैंक जाने के लिए तैयार हुआ। शाम को तैयार रहना, आज हम सब घूमने चलेंगे और रात का खाना भी बाहर ही खाएंगे। माँ, तुम भी तैयार रहना। अरे मैं क्या करूँगी जाकर, तुम लोग चले जाना। नहीं, इस बार विवेक ने जोर देते हुए कहा। बस चलना है, कोई टाल मटोल नहीं। विवेक मालती का इकलौता बेटा था। जब वो करीब 10 साल का था उसके पिता का देहांत हो गया। बड़ी मेहनत और संघर्ष से मालती ने उसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया था। आज विवेक बैंक में अधिकारी था। समय से अच्छा रिश्ता मिल जाने पर विवेक का विवाह भी उसने पिछले वर्ष कर दिया। घर में रहते रहते अब मालती का कहीं आने जाने का मन भी नहीं होता। जैसे रहने लगो वैसी आदत भी पड़ जाती है। लेकिन आज विवेक के मनुहार ने उसके मन को भी जाने के लिए तैयार कर लिया। शाम होने वाली थी। मालती हाथ मुंह धोकर कपड़ों की अलमारी के सामने खड़ी हो गई। ज़माना हुआ ऐसे कहीं घूमने गए हुए, वो भी बेटा बहू के साथ। शायद पहली बार जा रही थी। सोचा कोई अच्छी सी साड़ी पहन के जाऊंगी। सोच कर ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सामने ही उसको वो साड़ी दिख गई जो विवेक के पिता लेकर आए थे। कितना लड़ झगड़ ये साड़ी ली थी उसने कि इस बार मैं सिल्क की साड़ी लूँगी। एक ही बार पहन पाई थी, फिर अचानक ही विवेक के पिता नहीं रहे। उसके बाद से जैसे सब कुछ उलट पुलट ही हो गया। साड़ी को कुछ देर सीने से लगाकर एक ठंडी सांस ली और बड़े करीने से साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई। एक बार उसे लगा स्वयं को देखकर कि मैं कितनी तितर बितर रहती हूँ घर पर। न जाने क्या सूझा कि सूने हाथों में एक एक सोने की चूड़ी डाल ली, बालों में जूड़ा बनाकर हल्का सा मेकअप भी कर लिया। तभी विवेक की आवाज़ आई कि कितना देर कर रही हो मधु, जल्दी करो। अरे आज विवेक कब आ गया पता ही नहीं चला। तैयार होकर बाहर निकल ही रही थी कि मधु की आवाज़ आई। मैं तैयार हूँ, माँ को देखो तैयार हुई कि नहीं। मालती घर से बाहर निकलकर कार के पास खड़ी हो गई। मधु और विवेक दरवाजे में ताला लगाकर आ रहे थे कि मालती को आवाज़ सुनाई पड़ी। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मधु ने धीरे से हंसते हुए विवेक से फुसफुसा कर कहा। आवाज़ के साथ उसका हंसता चेहरा देखकर मालती के सिर पर जैसे किसी ने घड़ों पानी डाल दिया हो। विवेक ने मधु को घूर कर चुप रहने का इशारा किया। अनसुना बनकर किसी तरह मालती कार में बैठी। उसके उत्साह पर पानी फिर चुका था। सोच रही थी क्यों आ गई मैं इनके साथ, और आई तो क्या ज़रूरत थी ऐसे बन ठन कर आने की। पर मैं तो कुछ खास नहीं तैयार हुई हूँ। हाँ, साड़ी का रंग शायद ज़्यादा चटक हो गया होगा। अब उसके जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कुछ भी कहने से सबका मूड खराब हो जाता। खामोश रहते हुए मालती खिड़की के बाहर देखती रही। विवेक और मधु हंसी ठिठोली करते जा रहे थे। बीच में विवेक ने पूछा भी, क्या हुआ माँ, तुम चुप क्यों हो? तो उसने टालते हुए कहा, नहीं तो बहुत दिनों बाद बाहर निकली हूँ तो कुछ अजीब सा लग रहा है। लेकिन मालती के कान में बार बार वही आवाज़ गूंज रही थी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। किसी के भी मुंह से ऐसी बात कैसे निकल सकती है? मैंने तो कभी मधु के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। मैं तो सोचती थी कि मेरी बेटी नहीं तो बहू के साथ में मित्रवत रहूंगी और हम सब ढेर सी बातें भी करेंगे। लेकिन सिर्फ उसकी सोच से क्या होता है? घूमते हुए भी मालती अनमनी रही। आज तक उसने अपने मन की बात कभी किसी से नहीं किया। होटल में भी किसी तरह खाना खाया और मन ही मन में कुछ सोचती रही। फिर एक कठोर विचार के साथ वो वापस घर आई। घर पहुंचने के बाद मालती ने सपाट आवाज़ में विवेक से कहा, रुको, तुम लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। अभी? विवेक ने आश्चर्य से पूछा। मधु भी सुनकर एक पल के लिए ठिठकी, फिर जाने लगी। लेकिन मालती ने उससे भी कहा, मधु तुम भी बैठो। माँ की ऐसी ठंडी आवाज़ सुनकर दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए सोफे पर बैठ गए। ऐसी क्या खास बात है? विवेक ने पूछा। अब मालती ने मधु की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी वो बात सुन ली थी जो तुमने मेरे लिए कहा। मधु का चेहरा सफ़ेद हो गया।
विवेक ने कुछ बोलने का प्रयास किया तो मालती ने उसे बीच में ही रोक दिया। आज मैं कहूँगी, तुम लोग सुनोगे, मालती ने कहना शुरू किया। बचपन में 4 बहनों में सबसे छोटी थी। पिता अकेले कमाने वाले, घर के खर्च और लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी में हम सब लोगों को अम्मा ने खूब दबा कर रखा। मैं बचपन से बहुत सजने संवरने की शौकीन थी, लेकिन अम्मा का कहना था, ये सब यहाँ नहीं। जब ससुराल जाना वहाँ खूब शौक कर लेना। ये सब ब्याह के बाद ही अच्छा लगता है। वो ज़माना भी ऐसा था, विवाह संयुक्त परिवार में हुआ। मायके में सबसे छोटी और यहाँ सबसे बड़ी बहू बनी। 3 छोटी प्यारी नंदे थीं। उन सब की शादी की जिम्मेदारी भी थी। मैंने अपने मायके में ये परेशानी देखी थी, इसीलिए सहस्र अपने खर्चे काट के इनके लिए पैसा जमा किया। शौक़ को आगे के लिए छोड़ दिया कि बस इनकी शादी निपटा के फिर देखेंगे। कौन सा जीवन बीता जा रहा है। नंदों की शादी करके फुर्सत हुई, सोचा अब अपने लिए भी कुछ खर्च करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, शौक़ करेंगे। विधि का विधान देखो कि अचानक तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। मालती बिना सांस रोके लगातार बोले जा रही थी। बस फिर सब खत्म हो गया। अब जीवन पार करने की जिम्मेदारी आ गई। तुम्हारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ अब मुझे अकेले करना था। छोटे से प्राइवेट स्कूल में नौकरी करना और घर लौट कर ट्यूशन पढ़ाना, सिर्फ इतना बचा था। मशीनी ज़िंदगी में अपने लिए कभी कुछ सोच ही नहीं पाई। तुम सरकारी नौकरी में आए तो जैसे मैंने ज़िंदगी का इम्तहान पास कर लिया। तुमने बताया कि तुमने अपने लिए लड़की पसंद कर ली। मैं और खुश हो गई कि चलो ये अंतिम जिम्मेदारी भी मेरी ख़त्म हुई। अब मेरे आराम के दिन आए। इतने सालों में मैंने अपने को कभी याद ही नहीं किया। अपनी पसंद नापसंद, शौक़ कभी किसी को बताया ही नहीं। अपने कष्ट दुख सब अपने तक सीमित रखा। पर जब आज तुमने मुझे घूमने के लिए कहा तो मेरा मन खुशी से झूम उठा। सोचा पहली बार तुम लोगों के साथ जा रही हूँ बिना किसी चिंता के। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मेरा भी अब सुखी परिवार है। आज तुम्हारे पिताजी की याद आई तो मालती की आंखें डबडबा गईं। मधु की ओर देख कर कहा, बेटा बस इसीलिए मैं बूढ़ी घोड़ी। मधु मालती से लिपट के रोने लगी। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मैं कैसे अपने संस्कार भूल गई। विवेक भी माँ के पैरों में सिर रख कर बैठ गया। माँ मुझे भी माफ़ कर दो, गलती मेरी थी। मैंने भी कभी मधु को आपके त्याग और संघर्ष की बात नहीं बताई। आज मालती अपना सारा गुबार निकाल कर शांत हो गई थी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।